अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। दोस्तों, तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें। इससे आप लोगों के भाई का हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद बेहतर स्टोरीज आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूंगा। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। वो मकान आज भी खंडरात की सूरत में मौजूद है जहां जिन्नात का पूरा कबीला रहता था। तो कहानी का उन्वान है दोस्तों, खाली मकान। ये तकरीबन 18-19 साल पहले का वाकया है। हम बहन भाई काफ़ी कम उम्र हुआ करते थे और अक्सर वालिदा के साथ अपनी नानी जान के घर जाया करते थे। बल्कि छुट्टियां तो वहीं गुजरती थीं। वहां नानी जान, मुमानी और अम्मी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू खेलते कूदते हमारे कानों में भी पड़ती। नानी जान और मुमानी अक्सर अम्मी को अपने मोहल्ले में मौजूद एक घर के बारे में बताया करती, जो गली के कोने में वाक़या था। बुलंद दीवारों और छोटी खिड़कियों पर मुश्तमिल पुरानी तर्ज तामीर कुछ अलग थलग सा नजर आता। ये एक मुख्तसर सी फैमिली की मिल्कियत था। जब दोनों मियाँ बीवी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो पुराने वक्तों में ये घर बनवाया था, मगर कुछ ही अरसे रहने के बाद अपने इकलौते बेटे के पास अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये घर कई सालों बंद रहा। फिर इन लोगों ने एक रिश्तेदार के जरिए इरफान साहब के हाथों फरोख्त कर दिया। वो एक मुकामी कॉलेज में तैनात थे और कॉलेज यहाँ से नज़दीक होने की वजह से वालिदा, बीवी मेमूना और 2 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। बच्चों की उम्रें 2 और 3 साल ही थी। यहाँ आने के चंद महीनों बाद ही इनकी वालिदा अचानक बुखार की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गई। अब इरफान साहब के जाने के बाद मेमूना आंटी बच्चों के साथ सारा दिन घर में अकेली होती। कुछ दिनों से इन्होंने महसूस किया था कि घर में कुछ पुरअसरार से वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं। पहले तो ध्यान न दिया, मगर अब वो खुद खौफजदा सी रहने लगी। इसी के पेश नज़र इरफान साहब ने ऊपर की मंजिल को किराए पर देने का फैसला कर लिया। साजिदा खाला, इनकी 2 बेटियां नाइला और शुमाइला और बेटा यासिर, जो सुबह अपनी मुलाजमत पर चला जाता। साजिदा खाला अक्सर बेटियों के साथ अपनी बहन से मिलने जाया करती। वो जाते हुए कमरों को ताला लगा देती, जबकि बाहर छोटा सा सहन खुला रहता, जहां मेमूना आंटी के बच्चे अक्सर खेलते हुए चले जाते। ऐसे ही एक दिन बच्चे ऊपर खेल रहे थे जब मेमूना आंटी ने खाने की गर्ज से बच्चों को बुलाया। अम्मी, आपने क्यों बुला लिया? इतना मजा आ रहा था। अली ने बैठते हुए कहा। जी अम्मी। नाइला बाजी और शुमाइला बाजी अपनी अम्मी से बातें कर रही थी। इनकी अम्मी इन्हें डांट भी रही थी। इतनी हंसी आ रही थी हमें। छोटे हसन ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाई। मेमूना आंटी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ साजिदा खाला जल्द वापस आ गए। बच्चे भी इनसे काफी मानूस हो गए थे। आंटी को भी इन लोगों की मौजूदगी से बहुत ढारस रहती। आंटी ने बर्तन समेटे और आराम की गर्ज से कमरे में जाकर लेट गईं। बच्चे दोबारा ऊपर भाग गए थे। ऊपर से आने वाली चहल पहल की आवाजों की वजह से मेमूना आंटी मुतमईन हो गई थी। रात 10 बजे तक इरफान साहब ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ रहने के बाद सो चुके थे। बच्चे टीवी देखने के दौरान नाइला शुमाइला की सारे दिन की बातें दोहराते दोहराते सो गए थे। मेमूना आंटी ईशा की नमाज से फारिग ही हुई थी कि पीछे की तरफ से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाजें उभरी। वो रास्ता खाला के इस्तेमाल में रहता था, लेकिन इस वक्त इनके घर कौन आ सकता है? यही देखने की गर्ज से वो बाहर आई तो देखा
साइदा खाला, नाइला, शुमाइला और यासिर के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। खाला, आप लोग इस वक्त कहाँ गए थे? सब खैरियत तो है? आंटी ने वहीं से पूछा। अरे बेटा, गए तो सुबह के थे, आते आते ये वक्त हो गया। दरअसल मेरी बहन की आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने रोक लिया था। यासिर को भी फोन करके वहीं बुला लिया था। लेकिन खाला, आप तो। आंटी के हाथ ठंडे होने लगे। हाँ बेटा, मैंने तो यही कहा था शाम तक वापसी हो जाएगी, मगर मेरी बहन ने आने ही नहीं दिया। बहुत थक गई हूँ, अब आराम करती हूँ, तुम भी आराम करो। खाला कहती हुई ऊपर चली गई। इनके बच्चे पहले ही लॉक खोल चुके थे। मैमूना आंटी के दिमाग में सारे दिन का मंजर घूम गया। ऊपर से चहल पहल की आवाजें, बच्चों की जुबानी सुने किस्से, सब एक एक करके आंखों के सामने आ रहा था। वो तो ये ही समझती रही कि खाला की फैमिली ऊपर मौजूद है, लेकिन सारा दिन घर में कोई ना था तो वो बमुश्किल कमरे तक पहुंचती, काफी देर आयतल कुर्सी का विर्द करती रही और खुद को बावर करवाती रही कि इनका वहम रहा होगा। सुबह इरफान साहब को तमाम वाक़या सुनाया तो इन्होंने भी वहम ही करार दिया, और बच्चे तो बहुत छोटे थे, इनकी बात को क्या संजीदगी से लेना। अक्सर और बेशतर इनके घर में ऐसे वाक़यात रूनुमा होने लगे कि अक्ल और शऊर दोनों हैरान रह जाते। मैमूना आंटी सुबह घर में तन्हा होती, बच्चे स्कूल और इरफान साहब कॉलेज जा चुके होते, जबकि कुछ वक्त के लिए सफाई करने वाली मासी आया करती थी। बावर्ची खाने में काम करती हुई मैमूना आंटी को कभी सलमा की आवाज़ साफ सुनाई देती, जैसे कि वो इन्हें बुला रही हो। वो काम छोड़कर इनसे पूछने अंदर जाती तो वो कहती, नहीं बाजी, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। ऐसे ही सलमा कभी पूछती हुई आती, बाजी आपने बुलाया, मगर आंटी साफ इनकारी होती। घर के आम इस्तेमाल की अशिया अक्सर गुम हो जाती, तलाश में कई रोज गुजर जाते। ऐसी जगहों पर भी ढूंढ लिया जाता जहां से इनका मिलना नामुमकिन होता था। वो लोग थक कर तलाश मौकूफ कर देते, मगर चंद दिन बाद वही चीज सामने ही कहीं रखी मिल जाती। मैमूना आंटी को कभी कभी अंदर कमरे में रखी हुई अलमारी का हैंडल जोर से खुलने की आवाज साफ सुनाई देती। वो ये ही समझती कि इरफान साहब वापस आ चुके हैं, जबकि अंदर कोई ना होता। हैंडल की इतनी वाज़ेह आवाज पर वो सोचती ही रह जाती। मैमूना आंटी का मेरी नानी जान के घर काफी आना जाना था। वो अक्सर इन वाकयात का जिक्र नानी जान से किया करती थी। नानी जान इनको नमाज की पाबंदी की ताकीद करती और मुख्तलिफ कुरानी आयात का विर्द करने को कहती। वैसे वो लोग खुद भी दीनदार और नमाज के पाबंद थे। सर्दियों का मौसम था जब एक दिन प्रोफेसर साहब अपने कमरे में बेड पर बैठे लेक्चर्स तैयार कर रहे थे। मैमूना आंटी बच्चों को इनके कमरे में सुला रही थी। काफी देर बैठे रहने के बाद वो कसरमंदी महसूस करते हुए बाईं जानिब करवट लेते हुए लेट गए। आंटी की आदत थी कि सोने से पहले पानी से भरा जग और गिलास साइड टेबल पर रख दिया करती। कुछ ही देर गुजरी थी कि इन्होंने दाईं जानिब बिल्कुल अपने पीछे बेड पर किसी के बैठने से पड़ने वाला दबाव साफ महसूस हुआ। थकन और नींद की वजह से इनकी आंखें बंद थीं, मगर हवास मुकम्मल जाग रहे थे। रात की गहरी खामोशी में वो साफ सुन सकते थे कि पानी का जग उठाकर गिलास में पानी उंडेला गया और जग वापस जगह पर रखा गया, और सन्नाटे में पानी हलक से नीचे उतारते हुए जो आवाजें उभरती हैं वो भी इन्हें साफ सुनाई दी। 4-5 घूंट पीने के बाद गिलास टेबल पर रखने की आवाज बाकायदा सुनाई दी। इरफान साहब को मुकम्मल तौर पर यकीन हुआ कि मैमूना आंटी बच्चों को सुलाने के बाद कमरे में आ चुकी हैं और बेड पर बैठते हुए इन्होंने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा है। मैमूना, बच्चे सो गए? ये कहते हुए इरफान साहब ने दाईं जानिब करवट लेते हुए आंखें खोल कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद न था। वो झटके से उठ बैठे और जग की जानिब देखा। गौर करने पर साफ नजर आ रहा था कि ना सिर्फ
जग में पानी कम हुआ बल्कि पानी की सतह भी मुतहर्रिक थी और जग के पास टेबल पर 2-3 कतरे भी मौजूद थे। इरफान साहब एक ही जुस्त में बेड से खड़े हुए और बच्चों के कमरे में आ गए। इन्होंने देखा मैमूना आंटी बच्चों के साथ बेखबर सो रही थी। वो वहीं पड़े सोफे पर बैठ गए। सख्त ठंड में भी वो सर से पैर तक पसीने में शराबूर थे। अगले दिन वो पहली फुर्सत में इलाके के मस्जिद के मौलवी साहब से मिले और सारे वाकयात इनके गोश्त गुजार किए, जिस पर इनका यही कहना था कि खुदा की बहुत सी ऐसी मखलूक भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अक्सर वो बेशतर हीले बहाने से अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती हैं, मगर इंसान के लिए यही बेहतर होता है कि इसे नज़रअंदाज किया जाए और पाक व साफ रहने के बारे में खुदा ने हमें जो अहकामात जारी किए हैं इन पर सख्ती से अमल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र खुदाबंदी किया जाए। मैमूना आंटी रोज़ाना सुबह के वक्त दोनों औकात का खाना तैयार कर लिया करती, लेकिन इन दिनों इन्हें वाज़े तौर पर महसूस होने लगा था कि खाने की मिकदार कुछ कम हो जाती है। वो लोग जब खाने के लिए बैठते तो खाना अक्सर ही कम पड़ने लगा था और वो सोचती सारा दिन शायद बच्चों के छोटे छोटे कामों में इन्हें सही अंदाज़ा नहीं हो पाता। प्रोफेसर साहब कॉलेज से ट्यूशन सेंटर जाया करते थे। इनकी वापसी शाम में होती थी। इस दिन आंटी ने घर के काम निपटाए और खाने के बाद बच्चों को लेकर आराम की गर्ज से कमरे में चले गईं। कुछ देर बाद ही जब वो असर की नमाज के लिए बाहर आईं तो देखा कि बावर्ची खाने के आईन सामने बिछे तख्त पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी उम्रें अंदाजन 5 से 10 साल के दरमियान होंगी और दरमियान में रखे कुछ बर्तनों में वो खाना वगैरह खाने में मसरूफ थे। आंटी फौरन कुछ ना समझ सकी और यही सोचा कि दरवाज़ा शायद खुला रह गया हो और मोहल्ले के बच्चे हैं जो अक्सर इनके बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे, मगर वो तो बिल्कुल अनजान बच्चे लग रहे थे और गौर करने पर महसूस हुआ कि इनकी शक्लें आम बच्चों से मुख्तलिफ हैं, लंबोतरी और अजीब तरह की। कौन हो बेटा तुम लोग? अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था क्या? ये सुनते ही वो सब के सब उठ खड़े हुए और एक एक करके भागते हुए जीने की जानिब चले गए। मैमूना आंटी भी इनके पीछे लपकी, मगर वो तो चढ़ते हुए कुछ गायब से होते गए। मैमूना आंटी भी इनके पीछे लपकी, मगर वो तो चढ़ते हुए कुछ गायब से होते गए। आंटी ने मुड़कर तख्त की तरफ देखा, मगर अब वहां कुछ भी ना था। इनके जिस्म में तो सर से पैर तक सनसनी दौड़ गई। खौफ की एक शदीद लहर ने इन्हें घेरे में ले लिया था। आंटी सारी हिम्मत जमा करके अंदर गई, बच्चों को लिया और नानी जान के घर आ गईं। शाम तक इन्हें तेज बुखार ने आन लिया, जिसमें वो 3 दिन फटकती रहीं। अब तो वो लोग काफी परेशान रहने लगे थे। साजिदा खाला ने भी घर खाली करने का इरादा कर लिया था। इन्होंने आंटी को बताया कि इनके साथ पे दर पे ऐसे वाकयात पेश आने लगे हैं जिनकी वजह से वो लोग काफी खौफजदा हो गए। अक्सर आधी रात को खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑन हो जाती। एक बार इनके बेटे यासिर को गहरी नींद से किसी ने पैर का अंगूठा खींचकर जगा दिया। वो हड़बड़ा के उठ बैठा, मगर वहां कोई मौजूद ना था। माँ और बहनें अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। इस तरह के वाकयात की बिना पर वो लोग घर खाली करके जा चुके थे। प्रोफेसर साहब ने खाला के जाने के बाद भी 1-2 किराएदार रखे, मगर वो भी घर खाली करके चले गए। इनके मुताबिक घर में अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और दीवारों पर भी चलते फिरते साए से दिखाई देते हैं। बहरहाल अब ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। वो लोग इस कदर डर गए थे कि अब मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घरों में वक्त गुजारने पर मजबूर थे, मगर अपना घर कब तक छोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर साहब ने किसी नेक बुजुर्ग की तलाश में थे जो इनके मसाइल हल करे। इस दिन तो हद ही हो गई जब मोहल्ले के रिजवान साहब अपने 15 साला
बेटे को लिए प्रोफेसर साहब के घर आए और इनके बेटे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो काफी गुस्से में थे। दरअसल स्कूल की छुट्टियों के बाइस बच्चे रात देर तक गली में क्रिकेट वगैरह खेलते। रिजवान साहब के मुताबिक बाल प्रोफेसर साहब की खिड़की से अंदर चली गई और इनका बेटा जब बॉल मांगने आया तो प्रोफेसर साहब ने इसे बेइंतहा बुरा भला कहा और बॉल इसके सर पर दे मारी, जिससे इसका सर ही फट गया। जबकि प्रोफेसर साहब का कहना था कि कल रात तो वो लोग घर में मौजूद ही नहीं थे, मगर रिजवान साहब और इनका बेटा बजिद थे कि इसने प्रोफेसर साहब को साफ देखा है और इन्होंने ही बॉल मारी है। जाहिर है लड़का समझदार था और काफी जख्मी भी था। इसकी बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। वाकयात बढ़ने लगे थे। एक रात प्रोफेसर साहब का 5 साला बेटा अचानक सोते हुए जोरदार चीख मारकर रोने लगा, जैसे वो शदीद तकलीफ में हो, मगर रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। दूसरे दिन तेज बुखार में मुब्तला था और इसके बाएं गाल पर 4 उंगलियों के वाज़ेह निशान देखे जा सकते थे, जैसे किसी ने इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ रसीद किया हो। कभी कभी सोते हुए महसूस होता कि आधी रात के किसी हिस्से में कोई जोर से बेड हिला रहा है। प्रोफेसर साहब ने कोशिशें तेज कर दी थी। जल्द ही इन्हें एक करीबी दोस्त के तवज्जुह से एक बहुत ही नेक बुजुर्ग का पता चला जो एक वलीउल्लाह के मज़ार से मुंसलिक थे और वहाँ के पुराने खिदमत गुजार थे। इन पर अल्लाह का खास करम था, जिसकी वजह से वो अल्लाह के मुसीबत ज़दा बंदों की खिदमत किया करते थे। प्रोफेसर साहब ने फौरन इनसे मिलने का फैसला करके इनकी खिदमत में हाजिर हो गए और तमाम वाक़यात शुरू से आखिर तक गोश गुजार किए। आलिम साहब ने बगौर सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि वो प्रोफेसर साहब का घर देखना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब बिला तामुल अगले रोज इन्हें अपने घर ले आए, जबकि आलिम साहब की हिदायत के मुताबिक मैमूना आंटी और बच्चों को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया था। आलिम साहब घर के दरवाजे पर चंद सेकंड रुके और फिर कुछ ज़ेरे लब पढ़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। घर के कोने कोने का मुशाहिदा किया, बालाई मंजिल को भी देखा और फिर वो एक कमरे में मौजूद सोफे पर बैठकर बुलंद आवाज में कुछ कुरानी आयात का विर्द करते रहे। प्रोफेसर साहब भी इनके हमरा थे। अचानक कमरे के आइन कोने में एक स्याह हेवला सा जाहिर हुआ, जिसका कद छत से कुछ ही सेंटीमीटर कम होगा। प्रोफेसर साहब खौफ से कांप रहे थे, मगर आलिम साहब की मौजूदगी की वजह से हिम्मत बांधे हुए खड़े थे। चंद लम्हे यूं लगा जैसे आलिम साहब और इस हेबले के दरमियान कोई बातचीत हो रही हो, मगर कुछ वाज़े तौर पर समझ ना आया और वो हेबला ओझल सा हो गया। काफी देर गुजर जाने के बाद आलिम साहब ने रुखसत चाही और प्रोफेसर साहब को अगले दिन अपने पास आने को कहा। प्रोफेसर साहब ने वो रात अपने रिश्तेदार के घर गुजारी और दूसरे दिन आलिम साहब के पास पहुंचे तो इन्हें बेहद हैरत अंगेज इंकशाफात का सामना हुआ। आलिम साहब का कहना था कि अब वो लोग मजीद इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जिन्नात का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद है। कई बरसों से जिन्नात के इस खानदान का बसेरा है। वहां तो पांव रखने को भी जगह नहीं और इनके बच्चे वहां रहने वालों को शरारतें करके तंग करते हैं। एक अरसे से घर मुकम्मल तौर पर असेफ ज़दा है। इस रात आलिम साहब ने इस खानदान के एक बड़े फर्द से बात की थी, जिसका कहना था कि प्रोफेसर साहब के यहाँ क़याम से इन्हें यहाँ तंगी का सामना हो रहा है, जबकि वो घर तो कई सालों से मुस्तकिल इनका ठिकाना रहा है। आप लोग पाक साफ और नमाज रोजे के पाबंद हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसा यहाँ रह लिए, मगर अब जगह ना छोड़ी तो जान का ज़िया भी हो सकता है। आलिम साहब के मुताबिक इस दौरान घर खाली कर दे, वरना वो खुद जिम्मेदार होंगे। प्रोफेसर साहब ने अपना पुराना घर फरोख्त करके ही यह घर खरीदा था। अब इनके पास इतनी रकम तो ना थी, मगर जान से बढ़कर क्या था। इन्होंने आलिम साहब की मौजूदगी में और इनके किए गए हसार में रहकर इसी दिन घर खाली किया। इतने कम वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
इन्होंने अपना कुछ सामान नानी जान के घर और दूसरे मोहल्ले वालों के घर रखवाया और किसी रिश्तेदार के घर चले गए। कुछ रोज बाद एक छोटा सा फ्लैट लेकर वहां शिफ्ट हो गए। बहरहाल ये वाकया मोहल्ले में मशहूर हो गया था और लोग काफी खौफजदा हो गए थे। तकरीबन 18 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आज तक वो घर इसी तरह खाली पड़ा हुआ हौलनाक मंजर पेश कर रहा है। मोहल्ले वाले अक्सर बताते हैं कि वहां बिजली ना होने के बावजूद भी कभी कभी किसी कमरे की खिड़की की झरियों से लाइट खुली हुई नजर आती है। करीब से गुजरने पर अंदर बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें भी आती महसूस होती हैं। एक दो बार मोहल्ले के चंद शरीर और नडर लड़कों ने खिड़की के अंदर से झांकने की कोशिश की तो अंदर से इंतहाई बारीक सी हल्की हल्की आवाजें आती महसूस हुई, जैसे कोई नाक में बोलते हुए अंदर आने को कह रहा हो। लड़कों ने खौफ के मारे सरपट दौड़ लगा दी और कई दिन खौफ में मुब्तला रहे। ऐसे ही खौफनाक कर देने वाले बेशुमार वाकयात इस खाली घर से मंसूब हैं। आज भी नानी जान के घर जाते हुए इस मकान के आगे से गुजर हो तो जिस्म में अजीब सी सनसनाहट दौड़ जाती है। खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी में उतरती हुई महसूस होती है। बुजुर्गों से ये भी सुना है कि दुनिया में बेशुमार मखलूकात बसती हैं। चंद देखी और चंद अनदेखी जिन्नात भी खुदा की एक मखलूक है जो अक्सर हमारे आसपास अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं, मगर दखल अंदाजी या छेड़छाड़ करना अक्लमंदी नहीं और इन्हें नज़रअंदाज करना ही बेहतर है।